वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का एपिसोड 8 का रिव्यू। और जहाँ अब तक की कहानी में जिन्हों वापस घुस चुका डीमन कैसल को क्लियर करने के लिए। और अगर बात करें आज के इस एपिसोड की तो ये काफ़ी कमाल का है, जिसमें कई सारे एक्शन पैक सीक्वेंस आगे आने वाले हैं। हालांकि इस एपिसोड के अंदर भी काफ़ी सारे कमाल का एक्शन सीक्वेंस है। और हाँ, आज का ये एपिसोड वो एपिसोड है जिसमें हम देख पाएंगे जिन्हों के पावर लेवल को एक लेवल और ऊपर सेट होते हुए। और अब कहानी में आगे जिन्हों सामना करता है डीमन कैसल के 80th फ्लोर के डीमन से, जो उससे लगभग हार ही चुका होता है, जो अपनी जान बचाने के लिए हार मान लेती है। हाँ, वो एक फीमेल डीमन थी जो हार मान लेती है, जो सिर्फ ये चाहती है कि जिन्बो उसे ना मारे। जिस पर जिन्बो उससे पूछता है, पहले तुमने ही हमला किया और अब तुम अपनी जान बचाने के लिए रहम की भीख मांग रही हो, वो भी तब जब उसके साथी मारे गए। पर वो उसके साथ ही नहीं, उसके नाइट्स थे जिनका काम अपनी प्रिंसेस को बचाना ही होता है। खैर, जिस सबको देखते हुए जिन्बो उसे छोड़ने का फैसला करता है, पर वह मौका देखते जिन्बो के पलटते ही उसे वार करने ही वाली होती है। पर जिन्बो को टस्क की शक्तियाँ बचा लेती है, जिससे उसका वार जिन्बो को नहीं लगता। जो देखते हुए फिर से वो माफ़ी मांगती है और कहती है, तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ, बस मुझे छोड़ दो। जिस पर जिन्बो उससे परमिट मांगता है अगले फ्लोर तक जाने के लिए, जो परमिट इस 80th फ्लोर पे उसको नहीं मिल रहा, जिसे लेकर वो अश्योर करती कि वो परमिट उसकी फैमिली के पास ही है। और जिन्बो भी अपनी शक्तियों के खौफ से ये चीज़ कंफर्म करता है कि वो उसे धोखा नहीं देगी। और जिन्हों वादा करता है कि अगर वो लोग इसे परमिट देंगे तो ये उन्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। पर साथ ही जिन्बो उनके एग्जिस्टेंस के बारे में भी जानना चाहता है, जिस दौरान हम ये भी देख पाते हैं कि जेजू आइलैंड के बीस्ट अब उड़ना सीख चुके हैं और वो उस आइलैंड से बाहर निकलकर बाकी जगहों पर भी हमला कर रहे हैं। तो वहीं ये डीमन बताते हैं अपने बारे में, जो है बड़ी बेटी राधिरू फैमिली की, जिसका नाम है एसिल। पर जिन्बो का वो मतलब नहीं था, वो सिस्टम के बारे में और जानना चाहता है। जिस पर अपना सवाल बदल के पूछता है कि क्या तुम्हारे दिमाग में कोई आवाज़ गूंजती है जैसे इंसानों को मार दो। जिस पर वो कहती है, ऐसी कोई आवाज़ तो मेरे कानों में नहीं गूंजती, बजाय उसके दिमाग में एक आवाज़ चलती है कि बचाओ इस जगह को। और ये आवाज़ उसके दिमाग में तब से गूंज रही है जब से वो लोग यहाँ पर आए हैं। यानी वो लोग इस जगह से शुरू से नहीं पनपे, वो आए हैं यहाँ पर डीमन वर्ल्ड से। जो सब जान जिन्बो उससे पूछता है कि तुम डीमन वर्ल्ड में क्या करते थे, पर दोबारा उसकी इस बातों को कुछ रोकता है, जो सिर्फ ये कह पाती है, जंग, एक जंग का आगाज़ होने वाला है जिसमें हमें साथ मिलकर के बड़े खतरे को रोकना है, जिसे रोकने के लिए सभी डीमंस को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। पर तभी कुछ ऐसा होता है जो उसकी सभी बातों को पूरा नहीं होने देता, जो उनके अंदर सेट लिमिट से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली थी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने जा रही थी। पर कुछ तो होता है जो उसे रोकते हुए बेहोश कर देता है। और खैर, साथ ही जेजू आइलैंड के आतंक को देखते हुए हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन चौथे रेड ऑपरेशन को शुरू करने जाते हैं, जिस पर सिर्फ ये डिस्कस होना रह गया, कब और कैसे। तो आगे वहीं डीमन कैसल में जिनमें पहुंचता है उस फीमेल डीमन के कैसल तक, या मोर स्पेसिफिकली घर तक, जहां जिन्बो को मिल सकता है परमिट। और जहां जाते ही उसके पापा देख पाते जिन्बो के अंदर से कई सारे शैडोज को, जिन्हें लगता है कि जिन्बो की वजह से उनकी बेटी खतरे में है। और उनके सभी सैनिक जिन्बो को घेर लेते हैं। पर जिन्बो क्लियर करता है कि उसने उसकी बेटे के साथ डील किया है, वो उनको चोट नहीं पहुंचाएगा एज लॉन्ग एज वो उसे परमिट दे दे। जिस पर वो भी देख पाता जिन्बो की शक्तियों को, और वो जानता है कि जिन्बो जिन मुसीबतों को हराकर यहाँ तक पहुंचा है वो काफ़ी पावरफुल थे, तो ये लोग जिन्बो का सामना नहीं कर सकते। और उसे वो परमिट दे देते हैं इस उम्मीद में कि इन पर अब कोई खतरा नहीं मंडरा रहा होगा। पर जिन्बो उस परमिट के साथ साथ उनकी बेटी को भी मांग लेता है, क्योंकि वो उसके काम आएगी और परमिट आसानी से ढूंढने में। जिस पर चढ़ता हुआ वो राजा बस एक चीज़ अश्योर करने के लिए कहता है कि वो उसकी बेटी को सही सलामत यहाँ वापस लेकर आएगा। और वहीं जिन्बो डीमन नाइट्स को हराते हुए 90th फ्लोर क्लियर कर लेता है। जिस सब एक्सपीरियंस से उसके सोल्जर्स भी और पावरफुल बन चुके हैं, जैसे एग्रिस एस रैंक तक पहुंच चुका है और टैंक यानी आइस बियर का लीडर ए रैंक तक पहुंच चुका है। जो दोनों अपने रैंक के मैक्सिमम तक पहुंच चुके हैं, जहां पर एक नाइट बन चुका है तो दूसरा एलिट नाइट बन चुका है। खैर, वैसे जिन्बो के साथ आई डीमन प्रिंसेस अपने साथ कई सारे गिफ्ट लेकर आई थी अपर फ्लोर पर देने के लिए, पर जिन्बो के हिसाब से उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये इनका डीमन रिवाज है। जिस पर जिन्बो कहता है, अगर मैं तुम लोगों से कमज़ोर होता तो क्या तुम मुझे वो परमिट देते। और बिल्कुल ऐसे ही ये लोग कमज़ोर हैं और ऊपर के अपर डीमंस इनका स्वागत बिल्कुल नहीं करेंगे। जिस पर जिन्बो ये भी कहता है कि ये इनसे पावरफुल डीमंस को हराकर इनके परिवार को सबसे पावरफुल डीमन में से एक बना देगा। पर आखिर जिन्बो उनके परिवार की मदद क्यों कर रहा है। जिस पर जिन्बो कहता है, मुझे तुम पसंद हो, जैसे वो उस तरह से नहीं, बस जिनों की तरह से पसंद करता है, क्योंकि शायद जिन्बो की उन लोगों से बनती है जिनका स्क्रू शायद लूज होता है। और फिर आगे जिन्बो से वापस लौटने के लिए कहता है, क्योंकि आगे की मुसीबत और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। और उसने उसके डैड से वादा किया है, पर वो फिर भी जिन्बो के साथ जाना चाहती है, उसके साथ मिलकर
हर एक खतरे का सामना करना चाहती है। और वैसे एस्ली यानी डीमन प्रिंसेस ने सच कहा था, जहाँ 90th फ्लोर या उससे ऊपर पहुंचने पर डीमंस की संख्या और ताकत पहले से और ज्यादा बढ़ती दिखाई देती है। पर यह सब काफी नहीं होती जिन्बो को रोकने के लिए। वो एक एक फ्लोर करता हुआ सभी मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे 100th फ्लोर क्लियर करना है और पाना है एलिक्सर ऑफ लाइफ को। और अगर हम बात करें असल दुनिया की, तो वहाँ सभी एस रैंक हंटर्स को बुलाया गया है। साथ ही वहाँ मौजूद होंगे उनके पड़ोसी देश के भी कुछ हंटर्स, जो वैसे होता है जापान, और जो जल्दी साउथ कोरिया की ओर बढ़ते हैं। और जिन्बो भी बढ़ता है 100th फ्लोर की ओर, जिसके सामने आता है डीमन मोनार्क बारन, जिसकी शक्तियों को वो लोग महसूस कर पाते हैं, जिसकी बड़ी शक्तियों को जिन्बो भी महसूस कर पाता है। और एक पल के लिए वो भी सोचता है कि क्या वो उसे हरा भी पाएगा, जिसकी शक्तियों को ऐसे तक महसूस कर पाती है। और वो उसके ब्लड लस्ट को महसूस करके कांपने लगती है। पर बैरन के साथ का उसका ड्रैगन भी थोड़ा पावरफुल तो लगता ही है, जो फिर बैरन को आसमान में लेकर हवाई हमले की तैयारी करता है। जिस हमले की शुरुआत में कई सारे गेट्स या पोर्टल आते हैं, जिनमें से कई सारे डीमंस निकलकर घेर लेते हैं चारों तरफ से जिन्बो और उसके साथी को, जो चारों तरफ से जिन्बो को घेर कर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे। जिस पर जिन्बो खुद को बचाते हुए उस डीमन का उसके दायरे तक पहुंचने का इंतजार करता है, जिसके साथ ही अपने शैडो आर्मी से उन पर लगातार वार करता है। और एक टुकड़ी शैडो आर्मी की टूट पड़ते इस डीमन की आर्मी के ऊपर भी, जिस पर जिन्बो का हर एक शैडो सोल्जर अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाता हुआ सामना करता है। जहां टस्क के बस एक ही वार से उसके सामने मौजूद हर एक सिपाही नस्ता नाबूद हो जाता है। जहाँ एसिल भी देख पाते जिन्बो की शक्तियों को, पर वो साथ ही ये भी जानते कि उनके सामने खड़ा हुआ शख्स बैरन है, जो डीमन मोनार्क है। जहाँ जिन्बो सिर्फ एक इन्वेडर है, तो क्या वो उसे हरा पाएगा? उसे किसकी तरफदारी करनी चाहिए? पर तभी अगले बार बैरन हमला करता है उनके ऊपर अपनी बिजली की शक्तियों के साथ, जो वार एसिल को भी लगने ही वाला होता है। पर उसे उस पल वहां पहुंचकर जिन्बो बचा लेता है, जिससे जिन्बो के शैडो आर्मी के कई सारे सैनिक भी मारे जाते हैं। जहां जिन्बो समझ पाता है कि उसकी टेक्निक है उसके सभी सिपाहियों को मार देना, जिससे जिन्बो को अपने माना का इस्तेमाल करना पड़े और उसका माना काफ़ी कम रह जाए। पर ऐसा होने से पहले जिन्बो से वार करने के लिए स्टिल्थ स्किल के साथ डैश लेवल 2 का इस्तेमाल करके तेजी से बढ़ता उसकी ओर। जहाँ जिन्बो पूरी तरह से इनविजिबल था, पर उसके बावजूद भी बैरन उसको भाप कर उसके वारों को रोक लेता है और उसे काउंटर करके उसे वार करने वाला होता है, जिस वार से जिन्बो बाल बाल बचता है। और वो टक्स की शक्ति का इस्तेमाल करके फायर मैजिक से उसे गुमराह कर कर जिन्बो उसकी सवारी को मार देता है, जिससे अब उसे भी ज़मीन पर आकर लड़ना पड़ेगा जिन्बो से, और उसका हवाई एडवांटेज काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। पर बैरन उस सब को लेकर भी काफ़ी एक्साइटेड है। पर इसके अलावा अगर हम ध्यान दें हंटर एसोसिएशन की ओर, तो वहाँ मीटिंग शुरू होती है जापान के एस रैंक के गिल्ड मास्टर के साथ, जो है जापान के सबसे बड़े गिल्ड का गिल्ड मास्टर, जिसके गिल्ड में लगभग 11 एस रैंक के हंटर्स है। साथ ही उनका गिल्ड एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गिल्ड है, जो बस यहाँ ये बताने आया है कि ये लोग भी साथ मिलकर इनके साथ काम करेंगे जेजो आइलैंड के खतरे के ऊपर। जो जान पाए कि वो एंड काफ़ी तेज़ी से बड़े होते हैं और 1 साल तक जीते हैं, तो उन्हें बस उनकी क्वीन को मारना है, जो आगे और अंडे हैच ना कर पाए। जिसके बाद लगभग 1 साल के अंदर अंदर वो सभी एंट अपने आप मारे जाएंगे। जो उस आइलैंड के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करता है, और साथ ही ये भी बात करता है कि इस रेड में उसके गिल्ड के 11 एस रैंक हंटर्स में से 10 पार्टिसिपेट करेंगे, जिन 10 में से एक वो भी होगा जिस पर वो अपने रोल को सिर्फ डिस्ट्रैक्शन का रखते हैं, जो बाहर से एंट को डिस्ट्रैक्ट करके बाहर ही उनसे लड़ेंगे, जिससे हो सकता है उन्हें कई सारे एंट्स का सामना करना पड़े। पर साथ ही इस खतरे के बावजूद वो एआई सिमुलेशन के साथ ये देख चुके हैं कि अगर ऐसा होता है तो वो लोग ही जीतेंगे एंट्स के अगेंस्ट। और अब क्योंकि इतने सारे एस रैंक हंटर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिस वजह से एक चेयरमैन गो इससे पीछे नहीं हटते। और वहीं दूसरी तरफ जिन्बो उस कैसल के अंदर लड़ रहा है बैरन से, जिसका माना काफ़ी तेज़ से ख़त्म हो रहा है, जो उस तेज़ लड़ाई के दौरान अपना माना तक हील नहीं कर सकता। जहाँ जिन्बो की शैडो आर्मी से टस्क, आयरन और एग्रिस भी हमला करता है बैरन के ऊपर, पर वो उन सभी को अपनी शक्तियों से नस्ता नाबूद कर कर हरा देता है। जिस सब के बाद जिन्बो भी उसे वार करने जाता है, पर पहली बार जिन्बो का वार काम नहीं करता और वो उसको सर से पकड़कर हवा में उठा देता है। और जैसे वो जिन्बो वार करने जाता है, उसे बचाती है टस्क की शील्ड। जिस मौके का इस्तेमाल करते हुए जिन्बो उस पर अपने खंजरों से वार करता है, साथ ही उसके दूसरे हाथ पर भी एग्रिस वार करता है। और टस्क और बाकी सोल्जर्स उसे वहीं जकड़ के पकड़ लेते हैं, पर वो फिर अपनी शक्ति बढ़ाकर उनके चंगुल से बाहर निकल जाता है। जिस सब दौरान जिन्बो के सभी हाई रैंक के शैडो वॉरियर्स पूरी तरह से हार जाते हैं, क्योंकि जिन्बो का माना पॉइंट अब 0 हो चुका होता है। पर बैरन अभी सिर्फ सीरियस होना शुरू ही होता है, क्योंकि उसके हाथ में अब आते हैं उसके खुद के खंजर, और जो दोनों सांसें रोक देने वाली तेजी से लड़ना शुरू करते हैं, जिनकी रफ्तार को खुली आंखों से भी देखना
नामुमकिन होता है। जिस लड़ाई में जिन्बू बैरन की शक्तियों के खिलाफ अपना सारा जोर लगा देता है, जिन दोनों की शक्तियों के टकराव से निकली लहर आसपास की जगह को झंझोड़ कर रख देती है। जिन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता, जिसके साथ ही आता है आगे एक ऐसा वार जिससे जिन्बू के हथियार उसके हाथ से छूटते हैं और बैरन का पड़ला भारी होता दिखाई देता है, जिसके वारों से जैसे तैसे जिन्बू बच पाता है उसका हाथ पकड़कर। पर बैरन सिर्फ हाथों से ही नहीं, अपने मुंह से भी वार कर सकता है, जिसका वार जल्दी जिन्बू पर लगने ही वाला होता है, पर उसे तभी उस पर बचाती है एसली अपना हथियार फेंक कर, जिससे बैरन का ध्यान भटकता है। और ये एक इंच टू इंच फाइट होती है जिसमें एक पल के लिए भी कोई भटकेगा तो पक्का हारेगा। जिस पल का इस्तेमाल करके अपने रूलर हैंड का इस्तेमाल करते हुए जिन्बू उसे जकड़ लेता है और उसके दोनों हाथों को खाड़ देता है, जिस पर बैरन अपने अगले वार के साथ उस पर हमला करने ही वाला था कि जिन्बू उसके मुंह पर एक ऐसा घूसा मारता है कि वह वार अंदर ही रहकर बैरन के शरीर को ऊपर से फोड़ देता है। जिस शक्ति का झटका, प्रेशर और रोशनी चारों तरफ देखी जा सकती है, और जिसके साथ एक बड़े से ब्लास्ट के साथ ये बात साफ हो जाती है कि जिन्बू ने बैरन को हरा दिया। जहाँ ये एक कांटे की टक्कर थी, जहाँ जिन्बू को बैरन का सोल भी मिल चुका है और जहाँ 100th फ्लोर क्लियर हो चुका है और जल्दी ये मौका होगा एलिक्सर ऑफ लाइफ को पा लेने का। जिस जंग ने जिन्बू को झंझोड़ कर रख दिया है, जो उसके बाद अपने पैरों पर तक खड़ा नहीं हो पाता, पर नीचे गिरने के बावजूद भी वो एसली को सिर्फ ये कहता है कि जाओ अपने पापा को बता दो कि तुम्हारा परिवार अब इस जगह पर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। वैसे जिन्बू ने उनके क्लैन का नाम हर बार गलत ही लिया है, पर खैर क्या फ़र्क पड़ता है, जहाँ जीत जिन्बू की हुई है। तो क्या आगे उसका अगला पड़ाव जीजू आइलैंड होगा, और क्या अकेले जिन्बू जेजू आइलैंड क्लियर कर पाता है या कर पाएगा? जानने के लिए सीरीज़ को आगे कंटिन्यू ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, पर जाने से पहले एक बात और ध्यान रखें कि सोलो लेवलिंग अपने आप में काफ़ी कमाल का नहीं बनता जा रहा है, जिसके एक एपिसोड के अंदर से कई सारे एपिसोड निकाल सकते थे अगर ये चाहते तो, और इस सीरीज़ को और बड़ा कर सकते थे। जैसा कि अब तक के कई सारी सीरीज़ को देख के मेरा आइडिया है कि इसके एक सिंगल एपिसोड के अंदर वो 4 एपिसोड फ्रेम कर सकते थे, क्योंकि इसकी मांगा में एपिसोड खुद काफ़ी लंबा फैला हुआ है, जिसे इन्होंने काफ़ी तेज़ी से कंप्रेस करके और अच्छा बनाया है। जहाँ एनिमेशन वाला ये फेज़ हम मांगा में बिल्कुल फील नहीं कर पाते। पर वैसे अब आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है आगे? वैसे क्या हो गया है आगे आप सब जानते हो अगर आपने मांगा रीड की होगी तो। पर फिर भी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।